हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमने फतेह MPPSC 2023 की क्लासेस के लिए आपको टाइम टेबल दिया था, यानी फतेह MPPSC 2023 के अकॉर्डिंग हम जो भी क्लास आपको लेकर आने वाले हैं उसकी वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसमें हम आपको बता दें फतेह MPPSC 2023 जो हमने बैच स्टार्ट किया उसमें हम आपको पूरा सिलेबस यानी प्री का पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी ये आज दूसरी क्लास है। ठीक है, यानी पहले जो हम क्लास ले चुके हैं वो हमने MP हिस्ट्री की क्लासेस ली हैं, और जो आज क्लास ले रहे हैं ये कल आने वाली थी, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू हो गई जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए आज हम फिर से ये लेकर आए हैं आपके लिए। तो यूनिट 7 जो है हमारी MPPSC सिलेबस में 2023 का जो सिलेबस है यूनिट 7, ठीक है, उसकी ये कौन सी है, उसकी ये पहली क्लास है। लेकिन यूनिट फर्स्ट की हम ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर देखिए, हमने बहुत अच्छे से उनमें पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आज हम अब क्या पढ़ने वाले यूनिट 7 में। तो यूनिट 7 का जो पहला ही टॉपिक है वो क्या है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। मैं इधर आपको एक बात और पढ़ाने से पहले क्लियर कर दूं, मैं कोई दावा नहीं कर रही हूं कि जो मैं पढ़ा रही हूं या जो मेरे द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या जो भी डाटा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसी से पूरा MPPSC का सिलेबस आएगा। मैं ऐसा किसी भी तरह का कोई दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ आपको विश्वास ज़रूर दिला रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है इसलिए मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मैंने जो मटेरियल आपको बताया है वो पढ़ लेते हो तो आपका MPPSC प्री क्वालिफाई करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपको अपने नोट्स भी खुद बनाने हैं, आपको PDF के पीछे बिल्कुल नहीं रहना है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ आप अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, तभी आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, चाहे वो PSC हो या मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, इन सब के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट कम लगते हैं, आप इन्हें और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट उठाइए या NCERT उठाइए, उसको पढ़िए, आपको सब उसमें मिल जाएगा। लेकिन इधर हमें सिर्फ और सिर्फ PSC को क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसमें नंबर कम आए या ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जो मतलब मेरिट बनती है, आपको टॉप नहीं करना है, क्वालिफाई करना है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं बायो में। बायो में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जैव विकास। किसके बारे में, जैव विकास के बारे में। एक बात और मैं बता दूं, आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि लिखूंगी कम बताऊंगी ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट लगेगा वही लिखूंगी, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं जैव विकास। तो जैव विकास का सबसे पहले आता है कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या होता है, जैव विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है, जैव विकास का शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु के बारे में जो समय समय पर परिवर्तन होते हैं, उसके बाद उसको जानना। कोई भी एक वस्तु है, छिपी हुई वस्तु है, उसमें टाइम टू टाइम जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंज आते हैं, उसको जानना क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जैव विकास में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो जो जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है, जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ हम किसमें, और जो उनकी पीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो पीढ़ियाँ होती हैं और इन पीढ़ियों में जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने जैव विकास के सिद्धांत दिए, जैसे कि किस किस ने, तो सबसे पहले लैमार्कवाद ने दिया, फिर डार्विनवाद ने दिया, फिर उत्परिवर्तनवाद आता है, ठीक है, फिर पुनर्वर्तनवाद आता है, इसके बाद ऑपरेन का सिद्धांत आता है, ठीक है, आधुनिक सिद्धांत। तो जैव विकास से रिलेटेड हम अब 5 सिद्धांत पढ़ने वाले, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, पुनर्वर्तनवाद और ऑपरेन का आधुनिक सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं लैमार्कवाद का। किसका, लैमार्कवाद का।
ठीक है। अब हम लैमार्कवाद में देखते हैं, इनने जो इनकी बुक आई थी लैमार्कवाद में, जो लैमार्क की बुक आई थी वो कौन सी थी, वो थी फिलोसॉफी। ठीक है, फिलोसॉफी, जिसमें इनने जैव विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, उसका नाम क्या था, फिलोसॉफी जूलॉजिक। क्या था, जूलॉजिक। कब ये बुक आई थी इनकी, ये 1809 में आई थी। कब आई थी, 1809 में आई थी। और इन्हें इसके अतिरिक्त लैमार्कवाद के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, तो अंगों के कम या अधिक, अंगों का जो कम या अधिक उपयोग होता है ना, उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था हम जिस अंग का जितना उपयोग करते हैं उसका उतना विकास होता है। ठीक है, ये इनका एक्चुअल में सिद्धांत था। अब जो लैमार्कवाद का सिद्धांत था वो 3 तथ्यों पर आधारित था। कितने, 3 फैक्ट्स पर आधारित था। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि किसी भी जीव का अगर विकास होता है तो उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसका, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरा फैक्ट इन्होंने क्या कहा, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, मतलब इनका कहना था जिस अंग का जितना अधिक उपयोग हुआ उसका उतना विकास हुआ है। तीसरा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी एक वंश जो अपन बोलते हैं ना, जेनेटिक लक्षण किसी किसी में होते हैं, वो इनने बताए थे। ठीक है, ये 3 थे जो इन्होंने कहा था कि जो उपार्जित लक्षण हैं, उपार्जित लक्षण ये कैसे होते हैं, वंशागति के आधार पर होते हैं। किसके, वंशागति के आधार पर होते हैं, जो इन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे वातावरण का प्रभाव हो गया, या अंगों का उपयोग अनुपयोग हो गया, या इसका जो उपार्जित लक्षण है, या जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन सब के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें क्या मिलता है, सर्प। जैसे जो सर्प है वो, उनको कैसे पैर दिए गए, आपने ऐसा तो देखा नहीं, किसी पैर जो कोई सर्प है वो रेंग रहा है तो कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सर्प एक जैसे हैं। तो कैसे, एक वंश से दूसरे वंश, मतलब इनके जेनेटिक है। दूसरा, आपने ऐसा तो देखा नहीं होगा एक जिराफ की गर्दन लंबी हो, एक जिराफ की गर्दन छोटी हो, बिल्कुल नहीं। मतलब पहले क्या माना जाता था इनके अकॉर्डिंग, जो जिराफ होता था वो नॉर्मल किसी जो आपकी हिरण होते उसके जैसा होता था। लेकिन वातावरण का प्रभाव ऐसे आया, पहली घास नीचे मिल जाती थी जो भी ये खाते थे, फिर धीरे धीरे मिलना बंद हुई। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें जो अपनी गर्दन है उसका इस्तेमाल किया। कैसे, जो पेड़ों पर जो लगे रहते थे पत्ते, उन्हें खाना स्टार्ट किया। तो फिर इनके जो लक्षण हो गए वो इनके वंशानुगत बन गए, यानी इनकी गर्दन लंबी होने लगी। एक लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण, मतलब तीसरा उदाहरण हम देखें तो तीसरा उदाहरण क्या होता है, जो बतख होती है, बतख जो होती है, डक को जो पैर कैसे दिए गए, मतलब इसमें जो ऐसा तो आपने देखा नहीं, जो सभी पक्षी हैं वो पानी में तैर सकते हैं, बतख ही तैरती है ना, तो इन्हें वैसे पैर मिले हैं। ठीक है, उसको जलयुक्त पा दिए। अब जो खरगोश हैं और कुत्ते हैं, बोलते हैं ना अपन कुत्तों को पहले से अनुभव हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो कान की पेशियां होती हैं, ठीक है, वो अधिक विकसित हो चुकी हैं। ठीक है, जो कान की पेशियां हैं, जो खरगोश और कुत्ते हैं उनकी कान की पेशियों का अधिक विकसित होना। ठीक है, ये हमारा लैमार्कवाद का सिद्धांत रहा। अब हम पढ़ेंगे डार्विनवाद का। डार्विनवाद क्या कहते हैं, जो डार्विन जी रहे हैं इन्होंने जैव विकास के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने जो इनकी बुक आई थी, कौन सी बुक, आपको देखते जाना है, कभी कभी नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज नाम से इनकी एक बुक आई थी। इन्होंने उसमें जैव विकास का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत को चयनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बन जाए चयनवाद का सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डार्विनवाद के सिद्धांत को चयनवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अब इनके क्या मत थे या इनके फैक्ट क्या थे जैव विकास को लेकर, तो इनके फैक्ट थे कि जो जीवित जीव हैं इनके बीच संघर्ष चलता है, यानी जो बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे जीवों के बीच जीने के लिए संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। ठीक है,
उस संघर्ष में जो जीत जाते हैं वो अपना जीवन कंटिन्यू रखते हैं। तो इनने कहा जीवित जीवों के बीच संघर्ष, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। अगर वो सब जिंदा रह गए तो इस पृथ्वी पर क्या हो गई, जीव जंतुओं की ही यानी जो उनकी पीढ़ियाँ उन्हीं की भरमार मच जाएगी। तो ऐसा नहीं है, संतुलन बना के चलना है ना इसके लिए। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा, जीवित जीवों के बीच संघर्ष। दूसरा इनने क्या दिया, अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति। वही जो हमने आपको बताया कि कई सारे जीव ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में जीव उत्पन्न कर लेते हैं, है ना। तो एक संतुलन बना के चलना, ठीक है। तीसरा इनने क्या दिया, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो जीवित जीवों के बीच जो संघर्ष चलता रहता है, उस संघर्ष में जो पास होते हैं, उस लड़ाई को जो जीत लेते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जीवन आगे लेकर चलते हैं, नहीं तो उनका जीवन वहीं नष्ट हो जाता है। ये इनके अकॉर्डिंग, किसके, डार्विनवाद के अकॉर्डिंग सिद्धांत था, ठीक है। तीसरा उत्परिवर्तनवाद। तीसरा क्या है, उत्परिवर्तनवाद। तीसरा क्या है, उत्परिवर्तनवाद। अब जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया, ये किसने दिया, तो ये सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने, ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1901 में। कब, 1901 ईस्वी में दिया गया। अब बात आती है इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इसे नव डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, जो लैमार्कवाद थे उनको अधिक का मतलब जो अंगों का कम या अधिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जो डार्विनवाद थे उन्हें चयनवाद का सिद्धांत। अब जो आता है उत्परिवर्तनवाद, उसको नव डार्विनवाद का सिद्धांत कहा जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो नई जीव जाति हैं, मतलब जो नए जीव जंतु हैं, उनकी जाति हैं, उनके जो लक्षण हैं, लक्षणों में जो क्रमिक विकास होता है और जो एक उनकी अस्थिर भिन्नता है, इसके कारण नहीं होता है, बल्कि इन्होंने कहा जो भी इनके लक्षण होते हैं, जो भी इनका क्रमिक विकास होता है, वो एक ही बार में स्पष्ट हो जाता है। वो स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत रहा। जैसे कि जैसे इनने कहा जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत इनने दिया जैव विकास के लिए, वो किसके उसमें रहा, ठीक है, किसका परिणाम होता है जैव विकास होना, तो जीव उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। दूसरा इनने कहा गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में विभिन्नता का पाया जाना, ठीक है, तो उसके द्वारा इसमें भिन्नताएं आती है। सीधी बात है, इन्होंने जो बताया इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी जीवों में विकास होता है वो क्रमिक परिवर्तनों के कारण नहीं होता है, बल्कि वो एक ही बार में स्पष्ट स्वरूप के कारण होता है। इनका ये कहना था आकस्मिक परिवर्तनों के कारण होता है। मतलब इनने कहा जो जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जीव जो अलग अलग प्रकार से होते हैं, उनमें पाई जाने वाले गुणसूत्र और गुणसूत्रों की संरचना यानी गुणसूत्रों की संख्या और संरचना पर डिपेंड करती है जो आपका जीव का विकास है उसकी विभिन्नता, ठीक है। ये इनने अपने सिद्धांत में बताया, आपको याद रखना है। अब उसके बाद आता है पुनरावर्तनवाद का सिद्धांत। क्या आता है, पुनरावर्तन सिद्धांत। पुनरावर्तन सिद्धांत, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है ये दिया गया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया किसी जीव की भ्रूणीय अवस्था, किसी जीव की भ्रूणीय अवस्था और जो कोई एक वयस्क है उसकी अवस्था कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। इनने कहा किसी जीव की भ्रूणीय अवस्था और किसी वयस्क की अवस्था समान होती है। जैसा कि हम जो बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें बच्चा भ्रूण में ही सीख लेता है, चाहे वो जीव जंतु का है चाहे वो मानव का है, तो वो कैसे सीखता है, उसका विकास इन्होंने कहा आप जो होता है वो भ्रूण में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं पर निर्भर करती हैं या समान होती हैं, ये इनका सिद्धांत था। इसलिए इनने सिद्धांत को क्या नाम दिया, पुनरावर्तन यानी रिपीटेशन, ठीक है, इनने सिद्धांत का नाम दिया। अब आता है ऑपरेन का आधुनिक सिद्धांत।
ऑपरेन का आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, ऑपरेन का आधुनिक सिद्धांत। इनने कहा जो जीवन की उत्पत्ति होती है, कोई भी जीव के जीवन की उत्पत्ति रासायनिक क्रिया यानी रसायन के रूप में समुद्र में हुई, ये इनका कहना था। रसायन के रूप में समुद्र में हुई, एक इनका था ऑपरेन का आधुनिक सिद्धांत था जैव विकास को लेकर। अब हमें पढ़ना है द्विनाम पद्धति के बारे में। किसके बारे में? द्विनाम पद्धति के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ना है। तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा लाई गई? कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा? आपको याद रखना है, कैरोलस लीनियस के द्वारा। कब? 1753 ईस्वी में। कब? 1753 ईस्वी में। अब इन्होंने क्या बताया, एक्चुअल में द्विनाम पद्धति क्या है? तो इन्होंने बताया जो प्रत्येक जीव है तथा वनस्पति का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। इन्होंने कहा चाहे वो कोई जीव हो, चाहे कोई वो वनस्पति हो, उन सब के नाम कैसे बने हैं? दो वैज्ञानिक पद्धतियों से मिलकर इन्हें बताया कि बने हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है? कैरोलस लीनियस ने दिया 1753 में। इन्होंने बताया कोई भी जीव या वनस्पति है, उसका वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए इस पद्धति को नाम क्या दिया गया? द्विनाम पद्धति दिया गया। जो दो शब्द थे वो कौन से थे? दो शब्द तो आपको याद रखना है, एक था वंश और दूसरा जाति। क्या? एक तो वंश और दूसरा जाति। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू देखें हम कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। उसी तरह से जो मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। आपको पता है क्या है? होमोसेपियंस है। इस तरह इन्होंने अपनी द्विनाम पद्धति दी। अब हमें याद देखना है कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ना है? कोशिका सिद्धांत। अगर आपको इन सब टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है, आपके पास ज़्यादा समय है, तो मैंने पहले ही बता दिया, आप लूसेंट उठाइए या एनसीईआरटी उठाइए, आप उससे पढ़ लीजिए। बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो आपको पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? तो किसने दिया हम आपको बताएं, मैथियस, जैकब, स्लाइडेन, थियोडर श्वान ने। कब दिया आपको याद रखना है, इन्होंने दिया था 1838 में और इन्होंने कब दिया था? 1839 में। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। किसके बारे में? जेनेटिक कोड के बारे में। अब जेनेटिक कोड होते क्या हैं आपके दिमाग में आया होगा। तो जेनेटिक कोड नियमों का समूह होता है। अब वो कौन सी नियम है जिनका ये समूह होता है या उपयोग कहाँ होता है? तो देखो, जेनेटिक कोड नियमों का समूह होता है। जेनेटिक कोड का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो जेनेटिक कोड का उपयोग हम करते हैं, जो जेनेटिक कोड होता है इसके उपयोग से जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो जेनेटिक पदार्थ होती हैं उसको क्या करता है, ये उसमें उपस्थित जानकारियों को ये प्रोटीन में बदल देता है। जेनेटिक कोड क्या काम करता है? जेनेटिक कोड जो हमारी जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें जो जेनेटिक पदार्थ होती हैं उसको, जेनेटिक पदार्थ में उपस्थित जो जानकारियाँ होती हैं उसको क्या करता है, ये प्रोटीन में बदल देता है। ये काम किसका है? आपके जेनेटिक कोड का है। अब इनका कहना है, चलो सबसे पहले हम बात कर लें जेनेटिक कोड दिया किसने था। तो जो फ्रांसिस क्रिक थे, ठीक है, कौन? क्रिक, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1961 में। कब दिया था? 1961 में दिया था। उसके बाद इसके बाद इनके बाद किसने दिया? मार्शल, किसने? मार्शल निरेनबर्ग ने। निरेनबर्ग पहले फ्रांसिस क्रिक ने 1961 में, फिर इसके बाद इसको किसने समझाया? उसके बाद मार्शल निरेनबर्ग ने समझाया। आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए मॉडल। आपका डीएनए मॉडल क्या होता है?
डीएनए। तो सबसे पहले बात आती है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है तो आपको याद रखना है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक क्या? न्यूक्लिक अम्ल। आपको याद रखना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आपको ये याद रखना है। अब इन्होंने क्या कहा, जो जीवित कोशिका यानी डीएनए मॉडल होता क्या है, आपको ये बता दें। तो डीएनए मॉडल क्या होता है? डीएनए मॉडल जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र, जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनकी जो गुणसूत्रों की जो संरचना होती है, कैसी होती है? तंतुनुमा संरचना होती है, उसको कहा जाता है डीएनए। ठीक, उसकी उस संरचना को क्या बोलते हैं? हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, जीवित कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की यहाँ में जो तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, कोई भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? तंतुनुमा होती है। उस संरचना को क्या नाम दिया? डीएनए नाम दिया। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके लिए भाई नोबेल प्राइज़ भी दिया गया जिसने इसकी खोज की। ठीक है, तो वो कौन थे? तो नोबेल प्राइज़ के लिए आपको याद रखना है 1962 में दिया गया। अब देख लेते हैं किसको दिया गया। तो जेम्स वॉटसन को। किसको? जेम्स वॉटसन को दिया गया। फ्रांसिस क्रिक को दिया गया। किसको? फ्रांसिस क्रिक को दिया गया। ठीक है, और कब दिया गया? 1962 में दिया गया। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं मेंडल का आनुवांशिक सिद्धांत क्या रहा। मेंडल का आनुवांशिक सिद्धांत। तो कभी कभी कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिक जनक किसे बोला जाता है? तो आपको याद रखना है जनक किसे बोला जाता है? ग्रेगर। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। इनका वास्तविक नाम अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है इनका वास्तविक नाम क्या था? योहान था। ये सिद्धांत इनने कब दिया? तो आपको याद रखना है ये सिद्धांत इनने 1857 में दिया। कब दिया? 1857 में दिया। ठीक है, और इन्हें जो अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित जब कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, तब उस समय इन्हें किस चीज़ का उपयोग किया? तो मटर के पौधे का। क्वेश्चन अगर बन जाए किस पौधे का, तो आपको याद रखना है मटर के पौधे का इनने उपयोग किया था। और इनका कहना था कि जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी किसी भी चीज़ के, जीव के या वनस्पति के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये आनुवांशिकता सिद्धांत था। इसके साथ इनके 3 नियम थे। आनुवांशिक सिद्धांत के 3 नियम कौन कौन से? प्रभाविकता। क्या? प्रभाविकता। दूसरा क्या था? पृथक्करण। पहला प्रभाविकता, दूसरा पृथक्करण। इसको क्या बोलते हैं? युग्मक की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। पृथक्करण को युग्मक की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। तीसरा स्वतंत्र आव्यूहन। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि जो मैं बोल रही हूँ तो इसको कैसे लिख पाऊंगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आपको उस पीडीएफ से नोट्स बनाने हैं भाई। पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, याद रखना है। तीसरा स्वतंत्र आव्यूहन का सिद्धांत है। ठीक है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम आपको लिख देते हैं, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, अब आता है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। ये क्या था? तो सबसे पहले दिया किसने था? तो आपको याद रखना है 1941 में वीडल व टेटम ने दिया था। ठीक है, अब बात आती है जो जीन शब्द है, जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है जॉनसन ने। ठीक है, किसने? जॉनसन ने किया था। ठीक है, कब किया था?
1909 में किया था। सिद्धांत आया 1941 में बीटल और टैटम के द्वारा। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉनसन ने किया। कब? 1909 में किया। आपको याद रखना है। अब बात आती है कि एंजाइम क्या होते हैं। भाई नाम तो बहुत सुना है एंजाइम, एक्चुअल में होता क्या है एंजाइम? तो एंजाइम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले जैविक उत्पाद एंजाइम कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले जैविक उत्पाद एंजाइम कहलाते हैं। आपको याद रखना है। और ये सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत था एक जीन एक एंजाइम का उत्पादन कर सकता है। एक जीन एक एंजाइम का उत्पादन कर सकता है, यही एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पौष्टिरीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉस्चराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये दूध के निर्जलीकरण की प्रक्रिया है। किसकी? निर्जलीकरण की प्रक्रिया है ये। ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसकी खोज किसने की थी? लुई पॉस्चर ने इसकी खोज की थी। आपको याद रखना है, लुई पॉस्चर ने इसकी खोज की थी। आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है? पौष्टिरीकरण होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? जो दूध होता है, दूध को 65 ये क्या होता है? पौष्टिरीकरण। इसमें क्या होता है? दूध को 65 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक अपन गर्म करते हैं हम। फिर इसके और कितने मिनट के लिए गर्म करते हैं? तो आपको याद रखना है 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। कितने? 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। फिर इसको 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक शीघ्रता के साथ ठंडा करते हैं। ये हमारी पौष्टिरीकरण की प्रक्रिया है। तो हमने बायोलॉजी से रिलेटेड, जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी हमारे ये सिद्धांत थे या जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे उनको पढ़ लिया है। आपको कम लगता है तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री के फैक्ट। किसके? केमिस्ट्री के फैक्ट। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत जनक किसे बोला जाता है? जनक आपको पता होना चाहिए, जॉन डाल्टन को। किसको? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत दिया कब गया? 1808 में दिया गया। और इन्होंने क्या, मतलब अब बात आती है परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? परमाणु। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? परमाणु। उन किसको नाम क्या बोलते हैं? परमाणु। इसका जनक किसे बोलते हैं? जॉन डाल्टन को बोलते हैं। सिद्धांत कब दिया गया? 1808 में दिया गया। आपको याद रखना है। अब आता है परमाणु का रदरफोर्ड सिद्धांत। जो रदरफोर्ड जी थे, इनका मॉडल था जो, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, हम देखें तो रदरफोर्ड मॉडल कब आया? 1911 में। किसके द्वारा? ऑब्वियस बात है, रदरफोर्ड के द्वारा। इन्हीं के नाम पर इसका मॉडल का नाम पड़ा है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो परमाणु है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त यानी खाली या कैसा होता है? खोखला होता है। ये इनका मॉडल था। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया? जो परमाणु का धनावेश है, यानी जो परमाणु का धनावेश है और जो उसका द्रव्यमान है, ये एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे इन्हें क्या नाम दिया? नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक इन्होंने नाम दिया। अब हम देख लेते हैं परमाणु की संरचना मॉडल। संरचना मॉडल क्या है? भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, संरचना मॉडल। संरचना मॉडल क्या है? ये कब आया संरचना मॉडल? 1913 में। किसके द्वारा आया? जो नील बोहर थे। कौन थे?
नील बोहर और आपके रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। इसलिए संरचना मॉडल को नील बोहर और रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, तो ये कब आई आपको याद रखना है, ये आई आपकी 1869 में। कब आई? 1869 में आई। किसके द्वारा लाई गई? मेंडलीफ के द्वारा लाई गई। इसमें क्या किया, जो आवर्त सारणी थी इसमें इन्हें वर्गीकरण कैसे किया, तो इसमें इन्हें वर्गीकरण किया तत्वों को उनके मूल गुणधर्म के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। कि मतलब इनने क्या किया, जो तत्व थे, तत्व का जो मूल गुणधर्म था, ठीक है, मूल गुणधर्म थे, रासायनिक गुणधर्म थे, ठीक है, साथ ही साथ परमाणु द्रव्यमान, उनकी समानता के आधार पर इनने अपनी आवर्त सारणी का क्या किया, वर्गीकरण किया। अब इनकी जो आवर्त सारणी थी इसमें कितने तत्व पाए गए? इसमें 63 तत्व ज्ञात हुए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या? आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी ये कब लाई गई? ये लाई गई 1913 में। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। अब इसमें वर्गीकरण, चलो उसके पहले हम देख लेते हैं आवर्त। इसमें आवर्त कितने हैं? 7 हैं। वर्ग इसमें कितने हैं? तो वर्ग इसमें कितने हैं? 18 हैं। आपको याद रखना है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण कैसे हुआ है? तो इसमें वर्गीकरण तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उनके परमाणु संख्याओं की आवर्ती फलन होती हैं। इनने क्या कहा, जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हैं वो परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं, उसके आधार पर इनने अपनी आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया, आपको याद रखना है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मैं आपको एक बात और बता दूं, इधर मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपके जो वन लाइनर फैक्ट जितने भी बन सकते हैं, यानी आपकी बायो देखें, फिजिक्स देखें, केमिस्ट्री देखें, जितनी भी खोज हुई हैं वो खोज किसने की हैं, कब हुई हैं, या फिर जो ऊर्जा अपन अभी देखें, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखने वाले हैं तो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे ट्रांसफ़र होती है, या आपकी यौगिकों के सामान्य गुण या वैज्ञानिक नाम हम देखें, धातु और उनके अयस्क देखें, मिश्र धातुएँ हो गई, आपके मात्रक हो गए, भौतिक राशियाँ हो गई। कहने का मतलब ये है आपके जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं इन सब की मैं इधर लिखूंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आप बोर भी होगे, क्लास लंबी खींचेगी। इसलिए आपके लिए मैंने सबसे अच्छा काम किया है, आप टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल बना है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारी इमेज आपको शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप कम समय में नोट कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। इधर मैं सिर्फ आपको समझाए दे रही हूँ, PDF और जो पिक वगैरह है, फ़ोटो है, वो मैं उसमें अपलोड कर दूँगी, ठीक है, तो आप जाकर देख लेना। अब आया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत 1891 में जूलियस रॉबर्ट मेयर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट मेयर के द्वारा। अब इनका सिद्धांत क्या कहता था? इन्हें ऊर्जा संरक्षण का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। इनका सिद्धांत क्या कहता था? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इनका कहना था ऊर्जा को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इन्हें कहा था, ठीक है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था। अब हम जल्दी से फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स में देखेंगे महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या? महाविस्फोटक सिद्धांत। इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है, आपको पता होगा। क्या बोला जाता है? बिग बैंग सिद्धांत। अब
ये किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतियर ने। किसने? जॉर्ज जो लेमेंतियर थे उन्होंने दिया था। कब दिया था? 1927 में। कब दिया था? 1927 में दिया था। ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या 1929 में किसने की थी? वैगोनर ने की थी। किसने? रॉबर्ट वैगोनर ने इसकी संपूर्ण व्याख्या की थी। अब हम देख लेते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका उपयोग कैसे होता है सीधा सीधा हम इसमें देख समझेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तो इसका उपयोग सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि जो जलयान है, जलयान और पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में हम आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद दुग्ध मापी से जो दूध की शुद्धता मापते हैं उसमें भी हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जिसमें हम आर्द्रता मापते हैं, यानी हाइड्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं, यानी दुग्ध मापना, दूध को मापना लैक्टोमीटर, आर्द्रता मापना हाइड्रोमीटर। ठीक है, जो जलयान होते हैं, आपकी पनडुब्बियाँ होती हैं, उन सब की डिजाइन किसके आधार पर होती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर होती है। अब हम इसके अगर एग्जाम्पल देख लिए जाए जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो बर्फ का पानी में तैरना क्वेश्चन बन जाता है। बर्फ का पानी में तैरना किसका उदाहरण है? तो आप बता सकते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। दूसरा क्या है? जो आपकी एक लोहे की कील है, लोहे की, पहला क्या है? बर्फ का पानी में तैरना। दूसरा, लोहे की कील का पानी में डूबना। ठीक है, तीसरा क्या है? ठीक है, कॉक का पानी में तैरना। ठीक है, जहाज का पानी में चलना। ये सब किसके हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत के हैं, आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम दिए थे, और ये तीनों नियम इनने अपनी किस में डिस्क्राइब किए हैं? तो जो इनकी 1687 में एक बुक आती है जिसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, इसमें इनने अपने गति के नियम बताए हैं। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो सर आइजैक न्यूटन इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब इनने जो 3 नियम दिए हैं अपने, तो पहले नियम को तो बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्यों, और ये किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था ये, इसलिए इसको बोलते हैं गैलीलियो या जड़त्व का नियम, न्यूटन के फर्स्ट नियम को। अब इनने क्या कहा था पहले नियम में? अगर कोई वस्तु स्थिर है या गति अवस्था में है तो वह अपनी उसी समान अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर अपन कोई बाह्य फोर्स आरोपित नहीं करते हैं। यानी इनका कहना था ये मार्कर है, जैसे ये कोई वस्तु है, ये अपनी स्थिर अवस्था में, यानी ये तब तक रहेगी ऐसी जब तक या तो हम इसको इस साइड से फोर्स नहीं लगाते, यानी कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाते, या इस तरह से इसको उठाते नहीं, तब तक इसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। ऐसे ही इनने गति के लिए कहा था। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम बात करें, जैसे कोई गिलास है, गिलास है, ये आपका गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड रखा है, पोस्ट कार्ड के ऊपर सिक्का रखा है। ठीक है, ये सिक्का तब तक रखा रहेगा जब तक अपन इस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाते। मतलब अगर अपन जैसे ही इसको बाहर की साइड खींचते हैं पोस्ट कार्ड को, तो सिक्का क्या होगा? पानी में चला जाएगा। ठीक है, किसी कंबल की धूल को झाड़ना, ये आपका गति का प्रथम नियम है। तीसरा क्या है? किसी पेड़ पर जो पत्ते लगे हुए अपन उसको जोर से हिलाते हैं तो पत्तों का नीचे गिरना, ये आपका किसका है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। और क्या है? तेज चल, ये सब आपकी किसके होगा? ये विराम जड़त्व के थे, उदाहरण थे। अब जो गति अवस्था में जड़त्व है उसके उदाहरण क्या है? कोई तेज चलती हुई गाड़ी है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उस गाड़ी का जो ड्राइवर है जोर से ब्रेक लगा देता है। क्या कर देता है? जोर से ब्रेक लगा देता है, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति है वो कैसा होगा? आगे की ओर झुक जाएगा। ये आपका कैसा है?
गति अवस्था का जो जड़त्व है वो यानी न्यूटन के गति के नियम के कारण ही होता है, आपको याद रखना है। न्यूटन के गति के नियम से सीधे सीधे उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको वही याद रखना है। अब हम द्वितीय नियम की बात करें, जो द्वितीय नियम है इनका, न्यूटन का द्वितीय नियम है, वो क्या कहता है? तो वो क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु के पर जो आरोपित बल है उसके समानुपाती होता है। इन्हें कहा है किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ठीक है। तथा संवेग परिवर्तन जो होता है वो किस दिशा में होता है? वो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी बल की दिशा में संवेग परिवर्तन होता है। अगर अब हम इसके एग्जाम्पल देखें, द्वितीय नियम के एग्जाम्पल देखें, तो आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं जब एक कैच करते हैं, बॉल को कैच करते हैं ये, तो अपना हाथ क्या करते हैं? पीछे की ओर कर लेते हैं। किस नियम के कारण? गति के द्वितीय नियम के कारण। दूसरा क्या है? जो कराटे के खिलाड़ी रहते हैं उनका बर्फ या ईंट की पट्टी का तोड़ना किसके द्वारा? द्वितीय नियम के द्वारा, ठीक है। ये इसके हैं उदाहरण, आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं तृतीय नियम क्या कहता है हमारा गति का तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी इन्होंने कहा प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है। जैसे कि हम उदाहरण में उदाहरण देखें हम, तो जब हम जैसे बंदूक से गोली चलाता है जो व्यक्ति, वो जैसे उसने बंदूक से गोली आगे की साइड छोड़ी तो उस क्या होता है, उसे पीछे की साइड एक झटका लगता है। जैसे उसने गोली चलाई तो उसे पीछे की साइड झटका लगेगा। ये क्या है? हमारा गति के तृतीय नियम के कारण क्या है? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया मिलना, ठीक है। ऐसे अगर कुएं से पानी खींचते हैं, पानी खींचने वाली जो रस्सी होती है, जिसे हम अपनी भाषा में रस्सा बोलते हैं, अगर वो टूट जाए, ठीक है, तो जो व्यक्ति पानी खींच रहा है वो पीछे के साइड गिरेगा, ना कि आगे के साइड, क्योंकि आगे तो पानी खींच रहा था, ये प्रक्रिया हो गई। विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगी? पीछे जाना, ठीक है। तीसरा, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। जैसे अपन नाव से उतरते हैं तो नाव अपने आप क्या होती है? पीछे की ओर जाती है। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया है। ये हमारे नियम थे तीनों, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो आपको बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी विज्ञान के मौलिक सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं उन सब की PDF या फ़ोटो मान लो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। वहां पर आपकी जो भी MPPSC 2023 या जो हमारा बैच है MPPSC यानी फतेह MPPSC 2023 जो हमने बैच स्टार्ट किया है वो भी एकदम फ्री। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है या MPPSC 2023 से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी है, सब आपको वहां पर मिल जाएगी। बस आप वहां पर मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, आपकी ये सभी समस्याओं को समाधान श्री एकेडमी कर देगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो हमारी क्लासेस हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हमसे जुड़े हैं जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी वीक है फिर भी वो अपनी MPPSC के सपने को देखते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, या उनके वहाँ जहाँ वो रहते हैं सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उन सभी के लिए हम आपके लिए पूरी फ्री क्लासेस लेकर आए हैं। इसलिए आप उन सबके साथ हमारी कि जो क्लासेस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, क्योंकि जब आप लाइक कमेंट करते हो तब उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो आप कमेंट करिए प्यारे प्यारे से। अब इसके बाद हम आपकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो हमारी चल रही है हिस्ट्री की, तीसरी क्लास होगी कल, हम उसमें आपको मिलती हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। पढ़ाई कैसे करनी है? बिल्कुल फ्री माइंड होकर, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान अब कौन करेगा? श्री एकेडमी करेगी। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, नमस्कार।